हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का अप्रैल का सीरीज नंबर 7 है, ठीक है। इसके बाद हम मई वाला देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पर पड़ा हुआ है। राफेल लड़ाकू विमान का 5वां संस्करण फ्रांस से भारत आया। यह विमान किस कंपनी ने बनाया है? जो विमान अभी फिलहाल में भारत सरकार ने फ्रांस से जो राफेल लेने का सब जब बजट पास कर चुका है और बजट हमारे पास विमानें आ भी रही हैं, तो जो ये 5वां संस्करण का राफेल आया है वह किस कंपनी ने बनाया है ना। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा? दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट एविएशन नामी कंपनी ने जो अभी अभी हमारे पास आया है राफेल, उसको दसाल्ट एविएशन कंपनी बनाई है। इसके बारे में और क्या जानते हैं हम, जरा बात को समझिए, है ना। राफेल क्या है? राफेल का शाब्दिक अर्थ होता है हवा का गहरा, ठीक है ना। और अधिक आग की भावना, और अधिक आग की भावना में मतलब राफेल का मतलब ये होता है बहुत तीव्र गति का लड़ाकू विमान होता है ये। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना के बेड़े की ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। अक्टूबर 2019 में दसाल्ट एविएशन ने पहले राफेल जेट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को सौंपा था, जो कि आपको पता है फ्रांस गए हुए थे उस समय दौरा पर, तो अगले साल की बात है ये। अगला देखिए, 2021 अंत तक सभी 36 राफेल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। 2021 के अंत तक, मतलब ये 5वीं है अभी। 2021 के अंतिम तक 36 राफेल लेने का प्रोजेक्ट है भारत का, ना। वो बोल रहा है कि फ्रांस 36 राफेल को डिलीवरी 2021 के अंत तक कर देगा। राफेल विमान की अन्य व्यवस्था क्या है? इसकी राफेल की क्या खासियत है? यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। ये हर बात आपको जानना पड़ेगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को ना बढ़िया से कवर करिए, घर पे ना इसको पढ़िएगा, है ना। ये सब जो फैक्ट चीज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ना एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, जो बात आपको लगेगी ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर, है ना। सब कुछ स्पीड इस पर सब कुछ लिखा गया है ना। इतना फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरता है, सक्षम है। कम से कम फीट 1312 फीट के रनवे से उड़ान भर देगा। ये सब इंपॉर्टेंट। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसको पढ़ेंगे तो टाइम खराब होगा। आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। समझ गए बात को? अमेरिका का जो कि काफ़ी बड़ा विमान है ये लड़ाकू विमान, उससे भी 0.82 फीट ऊंचा है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज़्यादा लंबा भी है। इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर है। जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देश के पास ऐसा राफेल पड़ चुका है, इसलिए भारत भी अब इसके फेरा में पड़ा हुआ है। ये सब बात लड़ाकू विमान है। जहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 ले चुका है। पाकिस्तान भी चीन से। अमेरिका से F-16 खरीद लिया है पाकिस्तान। अमेरिका से F-16 लिया है और पाकिस्तान से और चीन से JF-17 लिया है पाकिस्तान। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकी के विमान पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता। जब पड़ोसी देश हमारा वो सब किन रहा है तो हम भी किनेंगे। चिंता की बात यह है कि भारत ने 1996 में सुखोई 30 के रूप में आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। इसलिए भारत को नई पीढ़ी के विमानों को वायुसेना में जल्दी शामिल करना बहुत जरूरी है ना। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की सख्त जरूरत है। इस समय जो तनाव चल रहा है उस तनाव को देख करके भारत ये सब व्यवस्था अपने पास किया। क्वेश्चन नंबर 2, भीषण आग लगने के कारण चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। याद रखिए, टेबल नेशनल माउंटेन पार्क करंट अफेयर में और इसके बाद स्टैटिक जीएस का हिस्सा है। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में है। टेबल नेशनल माउंटेन नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। जो चोटी देख रहे हैं आप, है ना, देखिए यही पार्क का एरिया का, देखिए हरा भरा सा पार्क का एरिया, ठीक है ना। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। अब देखिए क्या है इसके बारे में। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका केपटाउन शहर में स्थित है। केपटाउन वहाँ का शहर है, वहीं पे स्थित है ना। मतलब उसी का हिस्सा है, उसी के भाग में आएगा। हाल ही में इस पार्क में आग लग गई थी। इतनी तेजी से आग डेवलप कर रही थी कि 200 लगभग ये थे अग्निशामक दल, लेकिन फिर भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, देखिए इसके बारे में, यह एक सपाट चोटी का पहाड़ भी है। टेबल माउंटेन एक सपाट चोटी का पहाड़ भी है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण स्थल भी है। सबसे बात खास है कि टेबल माउंटेन क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी कुछ भी नहीं। इस राष्ट्र उद्यान में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थल टेबल माउंटेन और केप ऑफ गुड होप हैं। केप अगुलहास अफ्रीका का दक्षिणी सिरा भी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट से। केप अगुलहास
दक्षिण अफ्रीका का सब दक्षिणी सिरा, जैसे कि हमारे पास भारत में इंदिरा पॉइंट, उसी प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। देखिए टेबल माउंटेन, ये पर्वत भी है। टेबल पर्वत की सबसे लोकप्रिय विशेषता स्तर का पठार है, विशेषता स्तर का पठार है, जो लगभग 3 किलोमीटर तक लंबा ऐसे पठार है। पठार पूर्व में डेविल्स पीक और पश्चिम में लायंस हेड से घिरा हुआ है। इन पर्वत को बादलों के लिए भी जाना जाता है। ये माउंटेन, टेबल माउंटेन पर्वत भी है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है ना। उसी के बगल में वो पार्क है, वहीं पर भीषण आग लगी हुई थी। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया, ठीक है, रेखा मेनन को। देखिए रेखा मेनन को, ठीक है ना। नेस्कॉम जो कि हमारी उद्योग की एक बहुत बड़ी संस्था है, भारत में यह उद्योग की निजी क्षेत्र की सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है नेस्कॉम। नेस्कॉम की स्थापना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा पेपर में आएगा, 1988 ईस्वी में इसकी नेस्कॉम की स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ इसका, नई दिल्ली। नेस्कॉम का फुल नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, है ना। याद रखिएगा, बातें कई बार पेपर में आ चुका है। एक ऐसा उद्योग जिसमें भारत के जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया था नेस्कॉम। नेस्कॉम के 30 साल के इतिहास में रेखा मेनन को पहली महिला है जिन्हें संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, ठीक है ना। अभी तक से लगभग 30 साल के घटना में रेखा मेनन एक पहली मतलब की महिला है। इससे पहले कोई महिला नहीं बनी थी नेस्कॉम के चेयरपर्सन अध्यक्ष के पद पर। यह बनने वाली पहली महिला, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा जरा, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका में एसोसिएट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए इनको, है ना, वनिता गुप्ता, वनिता गुप्ता है, ठीक है ना। इनको भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, मतलब इनका जन्म तो ऐसे फिलाडेल्फिया में हुआ था, लेकिन इनके दादा दादी का संबंध भारत से था, इसीलिए इनको भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कहा जा रहा है ना। अमेरिका में एसोसिएट जनरल के, बराक ओबामा के समय बहुत बड़ा अधिवक्ता थी, वकील थी, सरकारी वकील के पद पे काम करती थी। एसोसिएट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है वनिता गुप्ता को अमेरिका में। देखिए बात को समझिएगा। नोट, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक वनिता गुप्ता ने इतिहास रच दिया है। क्या? गुप्ता का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था, जो कि अमेरिका में पड़ता है। वह एक भारतीय अमेरिकी हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लैंड और फ्रांस में पली पोसी हैं। ये एल और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से लॉ स्कूल से स्नातक पूरा किए। 2001 में लॉ स्कूल में स्नातक की शिक्षा पूरी कर चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विनीता को अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार का प्रमुख नियुक्त किया था ओबामा अपने काल में, ठीक है ना। अब तो जो बाइडेन काल है, उसके बाद उनका ट्रम्प कभी आया था, सब बीत चुका था। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है? 68वां ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना, अर्जुन कल्याण। देखिए तमिलनाडु का ये खिलाड़ी, इसके पहले 67वां है ना, 67वां ग्रैंड मास्टर का जब भी संबंध है, समझो किससे संबंधित है? शतरंज से। किससे संबंध है? शतरंज से। ग्रैंड मास्टर शब्द का जब भी वर्ड आया, समझो शतरंज से ना। 68वां ग्रैंड मास्टर किसने जीता? अर्जुन कल्याण। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। देखो तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जब उन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रुजाना जोड़ 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोशिश को हराया, है ना। इसके बाद अर्जुन को IM सर्वन और यूक्रेनी अलेक्जेंडर गुलोसापोव द्वारा प्रसिद्ध किया। इनके गुरु हैं, और कुछ भी नहीं, इन्होंने 9 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर दिया था, और 1 साल बाद उनकी फाइट रेटिंग हासिल कर ली थी। मतलब कि इनके बारे में बताया गया कि क्या थे। विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्वनाथन आनंद 1988 में देश का पहला ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे FIDE के रूप में जाना जाता है, विश्व शतरंज का महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नोट, गोवा के 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका, जो कि अगले साल इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे। गोवा के, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। गोवा का जो खिलाड़ी है लियोन मेंडोका, ठीक है ना, ये 67वें ग्रैंड मास्टर थे। 68वें कौन हो गए? अर्जुन कल्याण कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और लियोन मेंडोका कहाँ है? गोवा के। समझ गए बात को? पिछले साल ये थे, अब इस बार ये बन गए हैं। कह रहा है कि मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीना 17 दिन में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? लियोन मेंडोका था, गोवा वाला। बात समझ गए? इस बात को नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के संदर्भ में CO2 उत्सर्जन 2019 के स्तर में कितना % बढ़ा है? 1.4%। बहुत बेकार स्थिति है भारत की, है ना। 2019 की तुलना में 2021 में CO2 की मात्रा हमारे पास 1.4% बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसकी घोषणा की है। आगे चर्चा में क्यों है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, है ना।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 में और 2299 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। इसका कारण क्या था उत्सर्जन करने का? जो पिछले साल की तुलना में 4.8% क्या था, अधिक था। अब देखिए प्रमुख बिंदु क्या है। इस साल भारत की उत्सर्जन वृद्धि दुनिया में दो सबसे बड़े उत्सर्जक देश जैसे अमेरिका और चीन की तुलना में अधिक थी। समझो, अमेरिका और चीन की तुलना में भारत सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन किया है। इसका मुख्य कारण कोयले की खपत में वृद्धि किया है। भारत बहुत सारा काम कोयला से कर रहा है, इससे खपत में वृद्धि कर दिया, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पास बढ़ चुकी है। ऊर्जा मांग में वृद्धि वाले देशों का लगभग 70% है योगदान रहा है भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। ये सब कॉमन बात है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट लाइन वहीं पे जहां पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं अमेरिका के बारे में कि मतलब कितना योगदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन फ्रेमवर्क के अनुसार 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 1974 में की गई थी। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। इससे कार्यों का फोकस बिंदु 4 होता है। क्या करना है उस एजेंसी का? ऊर्जा को सुरक्षा करना है, आर्थिक विकास करना है, पर्यावरण जागरूकता करना है और वैश्विक सहभागिता निभाना है। इसका मुख्यालय सचिवालय पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। ये देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रमाणित पेशेवर कौन बनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आरिस फातिमा, पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। 4 साल की बेटी है ये, 4 साल की लड़की आज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रमाणित पेशेवर बन चुकी है। कैसे बनी है देख लीजिए इसके बारे में आप, है ना। पाकिस्तान की आरिफ फातिमा महज 4 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन चुकी है। इसका मतलब क्या है देखिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल नाम की एक परीक्षा होती है जिसमें पास होने के लिए न्यूनतम 700 अंक चाहिए। लेकिन आरिफ फातिमा ने इस परीक्षा में 831 अंक लाई कर इतिहास रच दिया। आज पाकिस्तान ने इस परीक्षा को पास कर फातिमा ने इस परीक्षा को पास कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। एक एग्जाम लेता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी आपको पता है। ई पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल किसने लॉन्च किया? ये पुस्तक का नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। किसने लॉन्च किया है? आकाश रानीसन। आकाश रानीसन महोदय ने इस पुस्तक को, ये पर्यावरण पर बहुत बड़ा काम करते हैं। पर्यावरण को मतलब कि हमारे भारत में विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी काम करते हैं, उन्होंने ये किताब लिखा है। देखिए नोट, जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रानीसन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक नई ई पुस्तक, जो पुस्तक का नाम था क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड, को लॉन्च किया। इस ई पुस्तक के माध्यम से लेखक ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है और पाठकों को सरल टिकाऊ समाधानों की मदद से इसके परिणाम को कम करने के लिए प्रेरित किया। जो जलवायु में हमारे साथ छेड़खानी हो रही है ना, उसके बारे में बताया गया है ताकि जनता जागरूक हो। पाठक जो पढ़ रहे मेरे किताब को समझे इसका कीमत क्या है, ठीक है ना। आगे इस पुस्तक जलवायु परिवर्तन के बारे में तथ्यों, आंकड़ों और सब जानकारी दिया गया है और कुछ भी नहीं। इसमें विशेष बात केवल आप आकाश रानीसन को नाम याद रखेगा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ठीक है ना, नेल्सन मंडेला। रुमाना सिन्हा सहगल, रुमाना ये काफी फेमस और इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, नेशनल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, है ना। यही महोदय हैं, देखिए इनके बारे में क्या क्या है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से क्या बनी? उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता। इस लाइन को आप बढ़िया से रट लीजिए, आने वाले पेपर में गिरेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सब कुछ आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।